एबीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मेघा सिन्हा देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब में यमुना नदी ने एक बार फिर रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही पहाड़ी बारिश के कारण नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अब यमुना की लहरें सीधे शहर के लोकप्रिय सेल्फी पॉइंट तक पहुंच चुकी है। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्नान घाट के सभी मार्ग बंद कर दिए गए हैं। यमुना में उतरने पर सख्त रोक लगा दी गई है। वहीं मौके पर गोताखोरों की विशेष टीम तैनात कर दी गई है। प्रशासन द्वारा हमें समय समय पर अलर्ट आता रहता है और जैसे ही यमुना और जटोन वो बांध से या क्या बोलते हैं कोटी डैम से पानी छोड़ा जाता है, इसलिए हमारे पास सूचना प्रशासन द्वारा पहुंचा दी जाती है। और मैं आवाम और जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपका जीवन बहुत अनमोल है। इस बरसात के मौसम में आप हो सके तो जितना बच सकते हैं नदी नालों से बचें, क्योंकि ज़िंदगी आपकी नहीं है, आपके परिवार की ज़िंदगी है, आपके माँ बाप की ज़िंदगी है। और जो कल रात हमने हमारे साथ एक और दूसरे गोताखोर बुलाए हुए थे, साथ में मिलके हमने 3 बंदों का रेस्क्यू कराया। रात के 1-2 बजे की बात है। कम से कम 2 से 2.5-3 घंटे तक ये रेस्क्यू चला और 12 से 14 साल के 3 युवक थे। वो बेचारे भूखे प्यासे इस तरह पड़े थे, लेकिन प्रशासन द्वारा हमें अलर्ट भेजा गया। रात को हम तुरंत वहाँ पे स्थान पे पहुँच गए थे। यमुना घाट पर तैनात हूँ। रात से अधिकतर बारिश होने के कारण जैसे कि जल स्तर यमुना में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और हालांकि रात हमारे पास एक न्यूज़ भी आई थी कि 3 लोग रामपुर घाट के आसपास फंस गए हैं। और जैसे कि हमारी टीम ने वहाँ पर जाके अपना अच्छा वो कराया, प्रदर्शन दिया और वो 2-3 घंटे की मशक्क़त के बाद उनको निकाल लिया गया है। और कुछ लोग उत्तराखंड से भी आए थे उनको बचाने के लिए और हमारी टीम भी अपने पूरे सामान के साथ तैयार थी। और यमुना पे एसडीएम कोर्ट द्वारा थोड़ी सख्ताई ज़्यादा कर दी गई है और अब यमुना घाट पर सीढ़ियों पे बैठने के लिए सख्त मनाही कर दी गई है, जिससे हम सबको कहना चाहेंगे कि थोड़ा अपनी नदियों से दूरी बनाएं और अपना आप स्वस्थ रहें और बचे रहें, ताकि ये जीवन आगे के लिए संभाल कर रखें। जल स्तर आप देख रहे होंगे कि कल बिल्कुल पानी ऐसा हो गया था कि यहाँ पर पत्थर भी दिखाई देने लगे थे। अब जल स्तर एकदम से काफ़ी बढ़ चुका है और सरकार द्वारा जो गाइडलाइन आई है हमारे पास कि जो ये यमुना घाट पर सीढ़ी हैं यहाँ पर बैठने ना दी जाए और सेल्फ़ी वालों को तो बिल्कुल भी नहीं। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपनी नज़रों के सामने से किसी को भी ना कहीं डूबने दें, ना कहीं फंसने दें और अपनी टीम से एक अच्छी कोशिश रखेंगे कि कोई ना डूब। यूपी के गोरखपुर सावन के महीने में कांवड़ यात्रियों को भारतीय रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। इससे लाखों श्रद्धालुओं को देवघर जाने और जल चढ़ाने में काफी आसानी हो गई है। गोरखपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह की माने तो बढ़नी से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिससे हजारों लाखों यात्री जलाभिषेक करने देवघर जा रहे हैं। गोरखपुर के यात्रियों के लिए रेलवे कई जोड़ी स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इसको लेकर CPRO ने कहा कि श्रावण महीने को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी उत्तर रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रहा है। श्रावणी मेला को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्वोत्तर रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। एक जोड़ी ट्रेन हम लोग बढ़नी से चला रहे हैं जो गोरखपुर होते हुए देवघर को जाएगी। और इस ट्रेन में अगर बात करें तो कुल 15 कोच लगाए जाएंगे, जिसमें से 6 कोच स्लीपर क्लास के, 7 कोच जनरल क्लास के और 2 कोच SLR सहित कुल 15 कोच लगाए जाएंगे। यह जो ट्रेन चलाई जा रही है यह ट्रेन 9 जुलाई से चलाई जा रही है, जो बढ़नी से गोरखपुर होते हुए देवघर को जा रही है। 10 अगस्त तक चलेगी
और जो ट्रेन वहाँ से देवघर से आने वाली है वो 10 जुलाई से उधर से चल रही है और 11 अगस्त तक प्रतिदिन चलाई जाएगी। इससे जो श्रद्धालु हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी। स्टेशनों पर सिक्योरिटी के प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से निगरानी भी हो रही है और जो आरपीएफ और कमर्शियल के जो स्टाफ हैं वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा और इनकी सुविधा के लिए वहाँ पर तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं से अपील भी है कि जब भी अपनी यात्रा करें इस दौरान स्टेशन पर जब भी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएं तो हमेशा फुट ओवर ब्रिज का ही प्रयोग करें, कभी भी ट्रैक ट्रेसपास ना करें। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि ट्रैक के किनारे श्रद्धालु कावड़ यात्रा लेकर जाते हैं जो कि बहुत ही अनसेफ है। ट्रैक के किनारे चलना सेफ नहीं है। अब ट्रैक हाईटेक हो गई है, स्पीड भी बढ़ गई है, ऊपर विद्युत लाइन भी प्रवाहित होती है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गए हैं। तो ऐसे में ट्रैक के किनारे से चलना ठीक नहीं है। और संपार पर भी अगर जो लेवल क्रॉसिंग है वहाँ अगर गेट बंद हो तो जब तक ट्रेन पार ना हो जाए, गेट ना खुल जाए, तब तक संपार फाटक को क्रॉस ना करें। तो ये अपील रेलवे प्रशासन की सभी राजस्थान के बूंदी अनुज हाड़ा ने 14,010 फीट ऊंचे हमटा दर्रे को केवल 5 दिनों में फतह कर यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने कहा, यह उपलब्धि हासिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अपने शहर को पहचान दिलाने पर गर्व है। लोग मुझे बधाई दे रहे हैं और यह वाकई खास लग रहा है। मैं बूंदी में अपना एक्टिंग का काम कर रहा था और लॉ की पढ़ाई कर रहा था, बट मेरे को घूमने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो मैं हमटा पास के लिए, मनाली के लिए यहाँ से निकला। तो मैं सबसे पहले दिल्ली गया और फिर दिल्ली से मनाली के लिए निकला और मनाली में वहाँ पे लैंडस्लाइड भी थी, पर मैं चला गया और वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता लगा कि 14,000 फीट का है और यहाँ पे 5 दिन लगते हैं इस ट्रैक में। मुझे पहले ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था इसके बारे में, बट मुझे घूमने का काफ़ी ज़्यादा था तो मैं चला गया और फिर मैंने 5 दिन में पार किया। और ये जोबरा से स्टार्ट होता है, जोबरा से बालू का घेरा वगैरह, चतरू वगैरह सब इसके अंदर आते हैं। हमटा पास रीजन जो पूरा है वो पूरा कवर हो गया 5 दिन में। ये 35 किलोमीटर्स है अप्रॉक्स और ये काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड है। वहाँ पे सांस की भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे पत्थर, नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ पार करी है, बर्फ़ काफ़ी जगह में मिली है और वहाँ पे सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कितनी हाइट? ये 14,000 फीट पे है। हाँ, 14,200 फीट पे है। ये काफ़ी ऊपर है हमटा पास और वहाँ पे जाके तिरंगा लहराया, अपने भारत देश का नाम ऊपर किया है। और फिर उनके बाद मेरे किसी परिचित ने यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अप्लाई किया था और उनका सर्टिफिकेट मुझे मिला। और बस फैमिली का सपोर्ट काफ़ी रहा, मम्मी का, भाई का। और मैं वहाँ पे कुछ टीम वगैरह काफ़ी दिक्कत आती है तो वहाँ पे बेस कैंप वगैरह जो होते हैं लॉयकर्स वगैरह के, काफ़ी सारे मुझे जान पहचान वाले वहाँ पे मिले। वापस आया तो गया अकेला था, वापस आया तब तक एक छोटी फैमिली वहाँ पे बना के आया और काफ़ी अच्छा रहा। बस मन में घूमने का था कि ट्रैकिंग का शुरू से है, पहाड़ों से काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा है शुरू से। और भी कहीं जगह घूमा हूँ पर ट्रैकिंग कभी नहीं की थी। मेरा पहला ट्रैक था, पर पहला ट्रैक ही काफ़ी अच्छे से हुआ और ये उपलब्धि मिली। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अपने शहर का नाम आगे बढ़ा के और लोग काफ़ी ज़्यादा मुबारक दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे अपने एक्टिंग करियर को ही आगे बढ़ाऊँगा और अपना जो लॉ है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और अपने इंडिया का नाम आगे रोशन करना है। दिल्ली के बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने राहुल गांधी के विदेश मंत्री पर किए गए ट्वीट पर जोरदार हमला किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने SCO के मंच से पहलगाम आतंकी घटना की चर्चा की है, लेकिन राहुल गांधी खुद चीनी राज्यों से छुप कर मुलाकात करते हैं, चीन से गुप्त MOU साइन करते हैं, चाइना से धन लेते हैं, वही अब हमें विदेश नीति पर भाषण दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। ये बेशर्मी नहीं है तो क्या है। वहीं उन्होंने उत्तराखंड में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक भगवत गीता पढ़ाने को लेकर कहा है कि उत्तराखंड का ये निर्णय स्वागत योग्य है। विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने SCO के मंच से पहलगाम के आतंकी घटना की चर्चा की, भारत के आतंक के समूल नाश के मंत्र पर चर्चा की। लेकिन राहुल गांधी जो खुद चीनी राज्यों से छुप कर मुलाकातें करते हैं, चीन से गुप्त MOU साइन करते हैं, चाइना से धन लेते हैं, वही अब हमें विदेश नीति पर भाषण दे रहे, ज्ञान बांट रहे हैं। ये बेशर्मी नहीं तो क्या है।
राहुल गांधी की पूरी राजनीति देश की छवि बिगाड़ने, सेना का मनोबल गिराने, भारत की नीतियों को, विदेश नीति को कमतर दिखाने में लगा है। लेकिन देश समझ चुका है कि ये चीन प्रेम, ये बहुत पुराना प्रेम है। ये रोग गांधी नेहरू परिवार का पुराना रोग है, जिन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगवाकर 1962 का चीन युद्ध हम पर थोपा था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज ग्लोबल स्टेज पर, चाहे कोई देश हो, कोई महाद्वीप हो, वो भारत को सम्मानित कर रहा है। भारत की विदेश नीति अब आत्मविश्वास और स्वाभिमान से भरी हुई राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बन चुकी है। कांग्रेस के वक्त भारत की छवि मौन और कमजोर नेतृत्व वाली थी। आज वही भारत मजबूती से अपनी बात कहता है, दुनिया सुनती है और दुनिया उस पर चलती है। राहुल गांधी को अगर शर्म नहीं आती तो कम से कम तथ्यों की इज्जत करनी चाहिए, भारत के इंस्टीट्यूशंस की इज्जत करनी चाहिए। तप, तपस्या एवं देवभूमि के रूप में मशहूर उत्तराखंड सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है। गीता और श्री रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल करना केवल शिक्षा नहीं, पीढ़ियों को संस्कृत चेतना से जोड़ने का कार्य है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, वह जीवन प्रबंधन, कर्तव्य बोध और आत्म बल का शाश्वत स्रोत है। उसे पढ़ना राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। श्री रामायण भारत की आत्मा है। भारत के किसी भी कोने में जाएंगे, भगवान श्री राम जन जन के नायक हैं। वर्षों तक हमारी संस्कृति को सांप्रदायिक बताकर दूर किया गया, लेकिन अब समय है कि विद्यार्थियों को अपनी जड़ों से जोड़ा जाए, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति से जोड़ा जाए। यही सच्ची शिक्षा नीति है। प्रधानमंत्री मोदी के भारत के गौरवशाली अतीत को वर्तमान से जोड़ो, इस मंत्र को उत्तराखंड की सरकार ने जमीन पर उतारने का साहसिक कदम उठाया है और ये स्वागत योग्य है। ओडिशा में फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की 20 साल की छात्रा की एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा ने अपने एचओडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और कोई कार्रवाई न होने पर उसने खुद को आग लगा ली थी, लेकिन सोमवार को उसने दम तोड़ दिया। इस घटना पर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने दुख व्यक्त किया और परिवार को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिया, जबकि बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने इस घटना की जानकारी दी। यह घटना में मैं बहुत विचलित हूँ, मर्माहत हूँ। 2 तारीख को ये उनका कुछ साथी आकर के मेरे को मिले सर्किट हाउस में। इससे पहले क्या हुआ था हमको कुछ मालूम नहीं था। 2 तारीख में पहली बार मैं इसके विषय में मुझे संज्ञान मिला और ये मुझे 2 घटना बताया। एक जो उनका जो एचओडी समीर, वो उनको एक बार बोला कि मुझे तुम्हारा फेवर चाहिए। ये बोला क्या फेवर सर, कैसा फेवर? बोला इतना भी तुम समझ नहीं पाते हो, तुम तो छोटी नहीं है, तुम मैच्योर्ड हो गए हो, ये बोला। और ये अध्यापक का ये वल्गर संकेत में वो बहुत आहत था। और दूसरा है कि क्योंकि वो इनको इनकार कर दिया, इसके ऊपर ग्रज रखते हुए वो क्लास में उनको टर्चर करने लगा। एक दिन 4 मिनट लेट में पहुंची तो उनको बाहर में खड़ा कर दिया, एंट्री नहीं दिया। मैं उस लड़की को बोला, उनका साथियों को बोला कि तुम एफआईआर क्यों नहीं दिया? मेरी लड़की को भी हमने एफआईआर देने के लिए बोले थे, लेकिन वो राजी नहीं है। तो मैं ठीक है, 7 दिन वेट किया जाए। इस घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बीजेडी और कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये सब डिमांड है। तो सबसे बड़ा चीज है कि जो भी अरेस्ट हो, लेकिन हायर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। किसी को तो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ना। इसने ट्वीट किया था, गवर्नमेंट को बताया था। कल जब उसका डेथ हुआ, सब लोग ट्वीट में उसको श्रद्धांजलि दिए। सीएम ने दिए, सेंट्रल हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने दिए, स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने दिए, लॉ में। तो जब
वो ट्वीट करके इनको बताया था इन लोग का नींद क्यों नहीं खोला, ये लोग क्या कर रहे थे। तो इनका कुछ ना कुछ हायर एजुकेशन मिनिस्टर, हम लोग का डिमांड है हायर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, नहीं तो ये गलत मैसेज जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, इस गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लड़की के साथ स्पेशली जब 1 साल में हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है, यह सरकार इतनी निष्ठुर हो गई है कि इस प्रकार के मानवता को शर्मसार करने वाली घटना के बावजूद भी सरकार न जागती है, न कोई एक्शन लेती है। तो क्या हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां को इस प्रकार कृत करने पड़ेंगे? मैं आज भी कहता हूं कि दोषियों पे इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सरकार के संज्ञान में अगर ये बातें आई है, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हम हैं कहाँ? हम तो ये एक प्रश्न है। इसलिए मैंने कहा कि इस प्रकार की जो चीज़ें घटित हो रही है, कोई एक घटना नहीं है, ये पूरे देश को झकझोरने वाली बातें आती हैं। और इसलिए मैंने कहा कि सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कड़ी कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष सरकार से जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा शासित राज्यों में बंगालियों पर कथित अत्याचार के खिलाफ रैली का नेतृत्व किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों चीन की यात्रा पर हैं। इस दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत में उन्होंने एलओसी का मुद्दा उठाया और ये कहा कि पिछले 9 महीनों में द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। भारत और चीन को अब वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव कम करने पर ध्यान देना चाहिए। जयशंकर के इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी के नेता एस जयशंकर के बयान को भारत का मजबूत कूटनीतिक कदम बता रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जो कहा है वो भारत की डिप्लोमेसी की लाइन है। भारत सभी देशों के साथ अपने संबंध अच्छे चाहता है, किंतु उसके साथ साथ यदि कोई देश आतंकवाद को पनाह देंगे या आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे या उन देशों को सपोर्ट करेंगे जो आतंकवाद की पनाहगाह है, तो फिर ये व्यवस्था बन नहीं पाती है। इसीलिए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जो कहा है, मुझे लगता है कि चीन के नेता जरूर उस पर गंभीरता के साथ मनन करेंगे और एक्शन भी करेंगे। देखिए, जयशंकर जी ने कहा कि पिछले दिनों से भारत और चीन के रिश्ते में सुधार हो रहा है, तो उस दिशा में उन्होंने कहा आगे कि निश्चित तौर से हमारे पड़ोसी हैं और जब भारत इस बात के लिए कटिबद्ध है कि एक हमारे उनके रिश्तों में एक अच्छे हों, तो उसके लिए चीन को ये पहल करनी पड़ेगी कि कम से कम एलएसी पे जो तनाव पैदा करने की कोशिश होती है वो नहीं होनी चाहिए। जबकि विपक्ष के नेता भारत की कूटनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आज हमारी जो स्पष्ट नीति होनी चाहिए वो कहीं न कहीं हमारी स्पष्ट नीति नजर नहीं आ रही है, और चीन के संबंध में जो बातें आनी चाहिए या जो नीति दिखनी चाहिए उसमें हम आज भी फेल हैं। एलएसी पर भारत और चीन का संबंध अच्छा होना चाहिए, और जो वीज़ा पॉलिसी है या कहा जा सकता है जो एयरलाइंस का कनेक्शन है स्टैब्लिश होना चाहिए। जब इतने बड़े लेवल पर ट्रेड हो ही रहा है, और ये तो नहीं है कि व्यापारी ट्रेड करने से पीछे हट रहे हैं, 100 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड है, तो इसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच ये वार्ता एस जयशंकर के शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचने के कुछ घंटे बाद हुई, और अब एलएसी पर दिया जयशंकर का यह बयान सुर्खियों में। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी का ABN न्यूज में स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम अवंतीपोरा में सड़क दुर्घटना में शहीद हुए एक सैनिक को पुष्पांजलि अर्पित की गई। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रचते हुए अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आज उन्होंने 18 दिनों के अंतरिक्ष मिशन के बाद कैलिफोर्निया के प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग की। उनके लौटने की खबर से लखनऊ में जश्न का माहौल है।
शुभांशु की सकुशल वापसी के बाद लखनऊ में शुभांशु के माता पिता भी भावुक हो गए। वो लगातार अपने बेटे की सकुशल लैंडिंग की प्रार्थना कर रहे थे। बेटा हमारा सकुशल लौट आया है, इसलिए बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद और साथ में आप लोगों का भी धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना सबको दिखाया, पूरी मेहनत की, दिल दुनिया को दिखाया कि कैसे गया और कैसे आया बेटा हमारा, पूरा आप लोगों ने दिखाया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा इतने दिन बाद लौटा है तो थोड़ा सा भावुक होना बनता है। बहुत अच्छा, ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और सभी लोगों का मतलब जो शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने हमारे बच्चे को आशीर्वाद दिया और उसको दुआएं दी, जो मतलब जो है बधाइयाँ दी, उसके लिए हम सभी का आभार प्रकट करते हैं और सबका शुक्रिया अदा करते हैं और ईश्वर की कृपा से सब सफल हो गया है, इसके लिए ईश्वर को भी धन्यवाद करते हैं। बच्चे का वापसी का था, मतलब ऐसी जगह से वापस हो रहा है जहाँ किसी का वो नहीं, ऊपर वाले का ही जोर रहता है, तो बस उसे ऊपर वाले को याद कर रहे थे कि वो आज बिल्कुल सकुशल वो उतर आया है। शुभांशु की वापसी से पूरे देश में जश्न का माहौल है। लोग शुभांशु को बधाई दे रहे हैं और उनकी सफलता से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक्साइटेड, हमारा गला आनंद से सूख गया, हमारा आंखों में आंसू आ रहा था, इसलिए कि एक भारतीय, एक इंडियन जो कि फर्स्ट सबसे पहले एक भारतीय नभोचारी कि इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से घूम के आया, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करने के बाद, सक्सेसफुल एक्टिविटी के बाद, ये हम लोग को बहुत मदद करेगा 2027 एज पर आवर प्लान ऑफ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कि हम लोग 2027 में ऐसे स्पेस में हम लोग 4 क्रू मेंबर को भेजेंगे, 4 मेंबर को भेजेंगे जो कि 4 जन इंडियन है, उसमें से हमारे ये शुभांशु शुक्ला साहब भी रहेंगे। उनका जो एक्सपीरियंस हुआ वो हम लोग को बहुत मदद करेगा। ये ऐसे मिशन में हम लोग भविष्य में सफल होंगे, यही उम्मीद करते हैं। इसलिए हमको अच्छा लग रहा है, हमारा भारत सफल हुआ और हमें सफल अच्छे से लैंडिंग हुआ, इसलिए हमको सब बहुत अच्छा लग रहा है और पूरे भारत को ही अच्छा लगेगा और ये सफल हमारा सब पूरा हुआ। शुभांशु के धरती पर वापस लौटने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर धरती पर लौटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने अपने समर्पण, साहस और दूरगामी सोच से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। ये हमारे मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। शुभांशु राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। उनका सफलतापूर्वक अंतरिक्ष से लौटना भारतीय स्पेस सेक्टर को भी नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। बिहार के बेतिया चुनाव आयोग के विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी जारी है। इस बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने विवादित बयान दिया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, इन लोगों को मतदाता पुनरीक्षण से क्या आपत्ति है। मुकेश सहनी ने संविधान पढ़ा है, अगर उन्होंने संविधान को पढ़ा होता तो उन्हें पता होगा कि जो इस देश का नागरिक होगा वही मतदाता हो सकता है। मुकेश सहनी की बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मुकेश सहनी पहले जाकर संविधान पढ़े फिर बात करें। का वोटर को पूर्ण वोटर का चला देगा। वोटर का जो पुनरीक्षण हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, क्यों आप पुनरीक्षण से आपको आपत्ति है? संविधान को अगर मुकेश सहनी जी पढ़े हैं, अगर मुकेश सहनी जी संविधान पढ़ेंगे तो उनको ज्ञात होगा कि संविधान में लिखा हुआ है कि जो इस देश का नागरिक होगा वही मतदाता हो सकता है। तो आज जो पुनरीक्षण का काम है, चुनाव आयोग कह रहा है कि आप इस देश के नागरिक हैं, इसका प्रमाण हमको दे दीजिए, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? भाई हम भी दिए हैं, हमने खुद भी दिया है, हम खुद दिए हैं, जमा करके परसों आए हैं, कल ही जमा किए हैं सारा डॉक्यूमेंट। तो हम अगर देश के नागरिक हैं और चुनाव आयोग हमसे मांग रहा है तो हमको क्या आपत्ति है? तो इस देश का नागरिक नहीं है, अगर बैकडोर से बन गया है, बैकडोर से अगर बन गया है वोटर, तो उसका नाम तो कटवे करेगा। इस देश के संविधान का पालन होगा, संविधान का ही पालन होगा, देश में संविधान का राज।
उत्तर प्रदेश कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर में जिला पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, जिसके चलते पुलिस सोशल मीडिया पर खास निगरानी कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने कावड़ियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने के आरोप में फैयाज नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर के एसपी आदित्य बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि भोपा थाने में सूचना मिली कि मनरेगा निवासी फैयाज ने फेसबुक पर एक बेहद आपत्तिजनक और अभद्र संदेश पोस्ट किया है। इस पोस्ट से एक समुदाय विदेश की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और महिलाओं के प्रति भी बेहद अपमानजनक है। मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने शहजाद को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ बड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आज थाना भोपा पर सूचना प्राप्त हुई कि मोरना के निवासी शहजाद पुत्र फैयाज, इसने जो है सोशल मीडिया पर फेसबुक पर एक बहुत ही आपत्तिजनक और एक अशोभनीय पोस्ट डाली, जिससे जो है एक धर्म विशेष की जो है धार्मिक भावनाएं आहूत हुई और महिलाओं के सम्मान के प्रति बहुत ही एक भद्दी पोस्ट जो है उसके द्वारा डाली गई। तुरंत इस पोस्ट का संज्ञान लेते हुए थाना भोपा पुलिस द्वारा इसको शहजाद पुत्र फैयाज को इसको गिरफ्तार किया गया है। बहुत ही सख्त धाराओं में, सुसंगत धाराओं में, BNS और IT एक्ट की धाराओं में इसके ऊपर अभियोग जो है थाना भोपा पर पंजीकृत किया गया है और इसे गिरफ्तार करके जो है इसके खिलाफ अग्रिम जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसकी जब और अन्य पोस्ट देखी गई तो काफ़ी इसने जो है विवादित जो पोस्ट हैं इसने डाल रखी हैं और ऐसी पोस्ट डाल रखी हैं जो कि शरारती किस्म की हैं और जो कि एक धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए जो एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी या दो धार्मिक समुदाय के बीच में टेंशन क्रिएट करने के जो है इरादे से इसमें डाली गई। कर्नाटक के बेलगावी छात्रों ने सुवर्णा सौधा के पास राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। नियमित KSRTC बस की मांग की।
दिल्ली के भाजपा नेता नलन कोहली ने कहा, हमने राहुल गांधी का ट्वीट देखा है जिसमें उन्होंने विदेश नीति के लिए सर्कस शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी किस आधार पर चीन और विदेश नीति के बारे में बोल रहे हैं। उनकी पार्टी कांग्रेस का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक गुप्त समझौता या MOU है, लेकिन अभी तक किसी को इसकी जानकारी नहीं मिली है। राहुल गांधी जी के ट्वीट को हमने देखा है जहां पर उन्होंने सर्कस शब्द का प्रयोग किया है विदेश नीति के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी जी चीन को लेकर और विदेश नीति को लेकर किस आधार पे बोल रहे हैं। चीन के साथ उनकी पार्टी जो है, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का एक सीक्रेट एग्रीमेंट है या कोई MOU है। आज तक किसी को जानकारी मिली नहीं, क्या लिखा है उसमें, क्यों उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। दूसरी तरफ जब डोकलाम हुआ था तो राहुल गांधी जी छुप कर बिना किसी को बताए चीन के राजदूत से मिलने गए थे, जबकि सेना के बीच में एक स्थिति थी वहाँ डोकलाम पे। बाद में बात सार्वजनिक हुई तो उनको कुछ ना कुछ कहना पड़ा। तो इसीलिए पहली बात तो इस प्रकार की शब्दावली होनी नहीं चाहिए सर्कस जैसे शब्दों का जहां भी विदेश नीति को लेकर। दूसरी तरफ जनता को तय करने दीजिए सर्कस किसका है और जोकर कौन है सर्कस में। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।